एपिसोड की शुरुआत में हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि अपने हाथों को देखकर बहुत घबरा रहा होता है और फिर उसके बाद हम जिनसी को देखते हैं जो कि एक बंदे के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है और वो उसे आसानी से हरा भी देता है और कहने लगता है तुमने इम्प्रूवमेंट किया है। पर वो बंदा उससे कहने लगता है नहीं, मेरी ब्रूट फोर्स अभी भी आपकी टेक्निक्स का मुकाबला नहीं कर सकती मास्टर जिनसी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जिनसी गाओसन से कह रहा होता है अपोथकेरी कैसा कर रही है और क्या उसका वजन बढ़ गया है। तो गाओसन हाँ कहता है और जिनसी मामा को याद करके कहने लगता है उसकी वो साइड देखना अनएक्सपेक्टेड थी। और फिर उसके बाद हम मामा को देखते हैं जो कि 2 मशरूम्स को देखकर कह रही होती है मुझे पता था कि मुझे ये मिल जाएंगे। और ये क्या कि वो उन्हें तोड़ के अपने बॉक्स में रख लेती है और वहाँ पर कुछ और मशरूम्स भी लगे होते हैं जिन्हें भी वो कलेक्ट करने लगती है और कहने लगती है मुझे इसे कहाँ खाना चाहिए और मैं नहीं चाहती कि लोग पूछे कि ये मुझे कहाँ मिले। और फिर हम देखते हैं सावलन एक बॉक्स में रखे स्नैक्स को देखकर कहने लगती है वाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये क्या कि वो उन स्नैक्स को उठा के खाने लगती है और मामा से कहने लगती है हर बार टी पार्टी होने पर तुम्हारे साथ स्नैक्स शेयर करना तुम हायर अप्स की दयालुता है। और वो मामा से कहने लगती है मैंने सुना कि एक पैलेस सर्वेंट एक मिलिट्री ऑफिसर को बहकाने में सक्षम था जो वुमन से नफरत करने के लिए फेमस था, तो सोचो उसने ये कैसे किया। और वे कहते हैं कि उसने अफ्रोडीजियक प्रयोग किया था। तो ये सुनकर मामा को जिनसी याद आ जाता है जिसे याद करके वो थोड़ी घबरा जाती है और फिर वो उस डॉक्टर के पास आ जाती है और उससे कहने लगती है एक सीक्रेट है जिस पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। और ये केक वो ने वही मशरूम से दिखाती है जिन्हें देखकर वो डॉक्टर खुश हो जाता है और ये केक वो चारकोल और कुछ सामान लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। और मामा अपने मन में कहने लगती है किसी तरह मैं इस झोले चाप डॉक्टर की दोस्त बन गई हूँ। और फिर वो दोनों उन मशरूम्स को कोयले पर भूंजकर खाने लगते हैं जो कि उन दोनों को काफी टेस्टी लगते हैं। और तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था और वो उस डॉक्टर से कहने लगता है क्या आप ऐसी मेडिसिन बना सकते हैं जो कर्ज का इलाज कर दे। और ये कह कि वो ने अपने हाथ दिखाता है तो उन्हें देखकर मामा कहने लगती है ये काफी खराब रेस है तो शायद शुरुआत के लिए एक मरहम सही रहेगी। और ये कह कि वो उसके लिए मेडिसिन बनाने लगती है और वो डॉक्टर उस बंदे से उस कर्ज के बारे में पूछते हैं तो वो बंदा उन्हें बताता है 2 रात पहले की बात है। और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं जब वो बंदा हमेशा की तरह काम कर रहा होता है और तभी उस कचरे में से एक पोटली नीचे गिरती है जिसे देखकर वो उसे उठा लेता है और उसमें कुछ सामान होता है पर फिर भी वो बंदा उसे आग में फेंक देता है तो वो आग और तेज जलने लगती है और उसके कलर बदलने लगते हैं और तभी उस बंदे के हाथ ऐसे हो जाते हैं। और ये सब कुछ वो उन दोनों को बता रहा होता है तो मामा एक लकड़ी को जलाती है और उससे कहने लगती है कि आग इसी रंग की थी और ये क्या कि वो उस आग पर कुछ डालने लगती है जिससे उस आग का रंग बदलने लगता है। और उसे देखकर वो बंदा मामा से कहने लगता है लिटिल लेडी वो क्या है। तो मामा उसे बताती है आतिशबाजी के काम करने के तरीके के समान है। तो ये सुनकर वो बंदा उससे कहने लगता है फिर मेरे हाथों का क्या। तो मामा उसे बताती है वो टेबलेट्स पर शायद कुछ था और मुझे लगता है कि जब तुमने उन्हें छुआ तो ये रैसेस पड़ गए। और ये क्या कि वो उसे एक मेडिसिन की डिब्बी देती है तो वो बंदा उसे थैंक यू कहता है और वो डॉक्टर उससे कहने लगता है लिटिल लेडी की मेडिसिन जादू की तरह काम करती हैं। और तभी वहाँ पर जिनसी आ जाता है और वो मामा से कहने लगता है हमेशा की तरह अच्छा किया। और उसे देखकर वो डॉक्टर उसके लिए चाय बनाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और मामा जिनसी से कहने लगती है आज तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो ये सुनकर जिनसी उससे कहने लगता है क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझे तुमसे तब तक बात नहीं करनी चाहिए जब तक कि मुझे कोई काम ना हो। तो मामा उससे कहती है बिल्कुल नहीं, पर जिनसी उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। और जब तक वो डॉक्टर चाय लेके आता है तब तक मामा और जिनसी वहाँ से जा चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं जिनसी मामा से कह रहा होता है कितने रंग है वहाँ और कोई इन रंगों को कैसे लगाता है। तो मामा उसे बताती है नमक के साथ तो मैंने पानी में घोल सकते हो लेकिन ये मेरी विशेषज्ञता के क्षेत्र से बाहर है। तो जिनसी उससे कहने लगता है मुझे वो उबले हुए टी पॉट पसंद है और मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। तो मामा उससे कहने लगती है मैं देखूंगी कि क्या मुझे कल और कुछ मिल सकता है। और ये क्या कि वो वहाँ से चली जाती है और जिनसी गावसन से कहने लगता है उन सभी को ढूंढो जिनके आर्म्स हाल ही में जल गए हैं। तो गावसन हाँ कहता है और मामा वहाँ से कहते हुए जा रही होती है रंगीन लकड़ी की टैबलेट से किसी प्रकार का कोड है और लोग ऐसी किसी चीज का यूज केवल किसी सीक्रेट के लिए ही करेंगे। और फिर वो लेडी ग्योकुयू की पैलेस में वापस आ जाती है और वहाँ पर कुछ बॉक्सेस आए होते हैं जिनमें ड्रेसेस होती हैं और यंगुआ एक ड्रेस मामा को पहना देती है। तो मामा उससे कहने लगती है ये क्या है। तो यंगुआ उससे कहने लगती है ये गार्डन पार्टी के लिए तुम्हारी ड्रेस है। और तभी होन्यांग उससे कहने लगती है एम्परर ने अभी तक शादी नहीं की है इसीलिए उनकी कोई महारानी पत्नी नहीं है ना। तो उस स्थिति में अपर फर्स्ट रैंक कॉन्क्यूबाइंस को लाने की प्रथा है और 4 हाई रैंकिंग कॉन्क्यूबाइंस जो महारानी पत्नी के लिए सर्वोत्तम दावेदार हैं। और ये क्या कि वो उनके नाम बताने लगती हैं फर्स्ट उपपत्नी ग्योकुयू, सेकंड उपपत्नी लिहुआ, थर्ड उपपत्नी लिसु और फोर्थ उपपत्नी आहडुआ। और वो बताती कि पिछली बार लेडी ग्योकुयू और लेडी लिहुआ उपस्थित नहीं हो सकी क्योंकि उन्होंने तब बर्थ दी थी और इसीलिए इस बार उन्होंने सभी 4 कॉन्क्यूबाइंस को इनवाइट करने का फैसला किया। तो ये सब सुनकर मामा उससे कहने लगती है तो हम वहाँ क्या करते हैं। तो लेडी ग्योकुयू उससे कहने लगती है हमें गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है तो हमें बस एम्परर को फॉलो करना है। तो ये सुनकर मामा कहने लगती है क्या सभी को उपस्थित होना जरूरी है। तो यंगुआ
यंगो उससे कहने लगती है बिल्कुल, और ये प्रिंसेस लिंगली की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस है और ये एक बॉर है तो हमें खुद को संभालना होगा। और ये कहते हुए वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है और मामा अपने मन में कहने लगती है लेडी ग्योकुयू के पास शुरुआत करने के लिए बहुत कम लेडीज हैं और नौसिखिया इतनी बाहर नहीं बैठ सकती। और तभी यंगो उससे कहने लगती है मुझे लगता है कि तुम्हारी चेस्ट एरिया को थोड़ा सा भरने की जरूरत है। तो मामा उससे कहने लगती है मैं तुम्हारे हाथ में हूँ। तो यंगो उससे कहने लगती है हम कुछ अच्छा मेकअप भी करेंगे तो तुम्हें अपनी फ्रेकल्स को कभी कभी छपाना चाहिए। और फिर रात में हम देखते हैं मामा कुछ बना रही होती है और उसकी खुशबू सुनकर होन्यांग वहाँ पर आ जाती है और उससे कहने लगती है तुम क्या बना रही हो। तो मामा उसे बताती है अदरक और ऑरेंज से बनी कैंडी है। तो ये सुनकर होन्यांग उससे कहने लगती है रुको क्या ये गार्डन पार्टी के लिए है। तो मामा हाँ कहती है और वो उसे बताती है कि मैंने अपने अंडर में जेबें सिल ली और वहाँ पॉकेट वार्मर लगाया जिससे मुझे ठंड झेलने में मदद मिलेगी। तो ये सुनकर होन्यांग उससे कहने लगती है प्लीज सभी के लिए बनाओ। तो मामा हाँ कहती है और फिर वो सभी के लिए जेब वाली अंडर बनाने लगती है पर उन्हें बनाने में से टाइम लग रहा होता है तो वो दिन में काम करती है और रात में सभी के लिए अंडर बनाती है और सभी के लिए अंडर बनाने में से कुछ दिन लग जाते हैं पर वो सारी अंडर को कंप्लीट कर लेती है और थक के बेड पर लेट जाती है और कहने लगती है तो ये कल है। और फिर हम जिनसी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है मुझे उम्मीद है कि गार्डन पार्टी स्मूथली चलेगी। और फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि गार्डन पार्टी के लिए सजावट कर रहे होते हैं और टेंट वगैरह लगा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हम लेडी ग्योकुयू को देखते हैं और उन्होंने अपने बालों में क्रिम्सन पहना होता है जो कि एक तरह की ज्वेलरी होती है और उन्हें देखकर ये तीनों उनकी तारीफ करने लगती हैं और कहने लगती हैं आप सुंदर हैं लेडी ग्योकुयू। और मामा कहने लगती है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे कहते हैं कि पूरे देश में किसी भी अन्य की तुलना में क्रिम्सन उन पर ज्यादा जचता है। तो इसके लिए लेडी ग्योकुयू उन सभी को थैंक यू कहती हैं और वो उन सभी को एक एक ज्वेलरी भी पहनाती हैं और मामा को वो एक नेकलेस पहनाती हैं और कहने लगती हैं याद रखो मामा तुम मेरी लेडी इन वेटिंग हो। तो मामा ने थैंक यू कहती है और तभी यंगो उसे पकड़ लेती है और कहने लगती है हम तुम्हारा चेहरा पहुंच देंगे और कुछ सेंट लगा देंगे और फिर हम तुम्हारी फ्रेकल्स से निपटेंगे। और ये कहते हुए गुइया ने कपड़े से उसका मुंह पोंछने लगती है और उसका चेहरा देखकर वो सभी की सभी हैरान हो जाती हैं और मामा कहने लगती है उन्होंने मुझे पकड़ लिया। पर लेडी ग्योकुयू उससे कहने लगती है सब ठीक है तो चलो चलते हैं। और ये कह के वो सभी वहाँ से निकल जाती हैं और हम चारों तरफ से चारों उपपत्नियों को आता हुआ देखते हैं। और फिर हम जिनसी को देखते हैं जो कि उपपत्नी लीसू से कह रहा होता है मैं तुम्हें बाद में गार्डन पार्टी में देखने के लिए उत्सुक हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है लास्ट लेडी ग्योकुयू। ये सुनकर गाओसन अपने मन में कहने लगता है ऐसा प्रतीत होता है कि वो लेडी ग्योकुयू का पक्ष लेता है और क्या ये उसके फेवरेट टॉय के कारण हो सकता है। और फिर वो दोनों लेडी ग्योकुयू के पास आ जाते हैं और जिनसी उनसे कहने लगता है माय लेडी आप निश्चित रूप से क्रिम्सन में बहुत अच्छी लग रही हैं। तो इसके लिए लेडी ग्योकुयू से थैंक यू कहती हैं और जिनसी मामा के पास जाता है तो वो उसके चेहरे को देखकर चौंक जाता है और कहने लगता है क्या तुमने मेकअप किया है। तो मामा उससे कहती है नहीं मैंने नहीं किया। तो जिनसी उससे कहने लगता है तुम्हारी फ्रेकल्स दूर हो गई हैं। तो मामा उससे कहने लगती है मैंने अपना मेकअप हटा दिया इसीलिए वे चली गई हैं। और वो उसे बताती है कि फ्रेकल्स बढ़ाने के लिए मैं हर दिन अपने चेहरे पर सूखी मिट्टी लगाती हूँ। तो ये सुनकर जिनसी उससे कहने लगता है तुम ऐसा क्यों करोगी। तो मामा उसे बताती है मैं ब्रोथल्स के पास रहती थी लेकिन हर आदमी सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होकर जाता था और कुछ के पास खाली बटुए हिंसक प्रवृत्ति और यौन रोग थे और छोटी पतली बदसूरत लड़की शायद ही कभी निशाना बनती है। तो ये सुनकर जिनसी उससे कहने लगता है क्या तुम्हें कभी घसीटा गया था। तो मामा उसे बताती है प्रयास किए गए पर इसकी वजह मुझे किडनैप कर लिया गया। तो जिनसी उससे कहने लगता है मुझे माफ करना कि हम उन पर पुलिस नहीं लगा सके। तो मामा उससे कहने लगती है कोई खरीदार ये नहीं बता सकता कि तुम्हारा अपहरण किया गया था या लीगली बेच दिया गया था ताकि खिलाने के लिए एक मुंह कम हो जाए। तो जिनसी उससे कहने लगता है क्या इससे तुम्हें गुस्सा नहीं आता। तो मामा उससे कहने लगती है जाहिर है ऐसा होता है लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है। तो जिनसी उससे कहने लगता है मुझे माफ करना और ये कि वो उसके बालों में कुछ लगाने लगता है जो कि मामा को गड़ जाता है। तो मामा उसका हाथ दूर कर देती है। तो जिनसी उससे कहने लगता है माफ करना ये तुम्हारा है और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और मामा उस चीज को अपने बालों में से निकालती है। तो वो एक मैन हेयर पेन होती है जिसे देखकर ये तीनों उसके पास आके कहने लगते हैं वाह बहुत अच्छे और मुझे भी एक चाहिए। और लेडी ग्योकुयू उसके पास आके कहने लगती है तुमने पहले ही हमारा वादा तोड़ दिया और अब तुम अकेली मेरी नहीं हो। और ये कह के वो मामा से उस हेयर पेन को लेकर उसके बालों में लगा देती हैं। तो मामा उनसे कहने लगती है इसका क्या मतलब है। और तभी गार्डन पार्टी शुरू हो जाती है। तो चारों उपपत्नी और ये सभी उस पार्टी में शामिल हो जाती हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।